हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टीस24 में स्वागत करते हैं। आइए आज हम इतिहास से भाग 1 प्राचीन भारत देखेंगे, जो कि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है सभी एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं प्राचीन भारत में देखें तो इसमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ने को मिलते हैं। उसमें से देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक है, हम आप लोग को बता देते हैं। यही टॉपिक वाइज हम आप लोग का वीडियो अपलोड करेंगे इस चैनल पे। तो देख लीजिए, फर्स्ट टॉपिक है पाषाण काल, जो आज इसका वीडियो अपलोड हो जाएगी। और दूसरा सैंधव सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध एवं जैन धर्म, महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, ये सब टॉपिक है जो हम प्राचीन भारत में देखेंगे। ठीक, गुप्त एवं गुप्तेश्वर युग, दक्षिण भारत में जो चोल, चालुक्य और पल्लव एवं संगम युग था। भारतीय दर्शन देखेंगे, भारत की संस्कृति, कला और उस पुस्तक के लेखक जो होंगे वो देखेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं प्राचीन भारत में फर्स्ट टॉपिक पाषाण काल को। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को शेयर, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं फर्स्ट टॉपिक पाषाण काल। ठीक, आते हैं पाषाण काल में। पाषाण काल जो कि प्राचीन भारत का फर्स्ट अध्याय है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। तो इसमें सुमेलित करने को बोला है, तो सुमेलित करने के लिए है, देखिए, पूरा पाषाण काल की अवधि कब से कब तक थी और वही मध्य पाषाण काल की अवधि कब से कब तक थी। तो देख लेते हैं इसमें पूरा पाषाण काल की अवधि कब से कब तक थी। तो ये हो जाएगा 20 लाख ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल की अवधि थी। आगे देखें तो मध्यकाल की अवधि कितनी थी। तो मध्यकाल की अवधि थी आपको 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक आपको मध्य पाषाण काल की अवधि थी। ठीक, नव पाषाण काल की अवधि कब से कब तक थी। तो नव पाषाण की अवधि थी आपको 2000 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक नव पाषाण काल की अवधि थी। और उत्तर पाषाण काल की अवधि आपको थी 6000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक। ठीक, आगे देखते हैं और चलते हैं अगला क्वेश्चन। मानव सभ्यता के आरंभिक काल यानी प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। निम्न में से वह तीनों भाग के अलावा कौन नहीं है। तो देख लेते हैं। तो इसमें आपको देख लेते हैं तो पूरा पाषाण काल जो कि आरंभिक काल, प्रागैतिहासिक काल के भाग हैं, मध्य पाषाण काल भी भाग है, नव पाषाण काल भी भाग है, महापाषाण काल ये भाग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महापाषाण काल। ठीक, इसका फैक्ट देखते हैं। तो मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। महापाषाण काल है जो दक्षिण भारत में विशाल शिलाओं से निर्मित समाधियों से संबंधित है। इतिहासकारों ने महापाषाण काल का निर्धारण अवधि रखा है 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी के ईसा पूर्व के मध्य तक निर्धारित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विचार करने के लिए है, जो कि इसमें देख लेते हैं इनमें से कौन कौन से हैं जो माइक्रो अथवा लघु पाषाण काल में आते हैं। तो देखते हैं पूरा पाषाण काल, उसके बाद आगे मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसमें कह रहा है उपयुक्त में से किन काल को औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण काल कहते हैं। तो इसका आंसर होगा मध्य पाषाण काल के औजारों को हम माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। तो लगभग 1200 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इस काल के पाषाण औजार सामान्यतः बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण भी कहते हैं। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे।
मध्यपाषाण की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इस समय मनुष्य अखेटक एवं पशुपालक बने गए थे। मध्यपाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में C.N. कलाई द्वारा दिया गया था और इनको लघु पाषाण काल की खोज के साथ हुई थी। ठीक, और ये श्रीलंका में खोजा गया था। अगर देखिए तो सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राक मानव यानी होमोसेपियन से प्रजातीय रूप में भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है तो पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। आरंभिक मध्य के अत्यंत न्यूनतम काल में विश्व के अनेक भागों में अधिक विकसित मानव जाति का आविर्भाव हुआ। इसे हम पिथेकैंथ्रोपस या होमो इरेक्टस कहते हैं, जिसका अर्थ है सीधा चलने वाला कपी मानव। ठीक, आगे देखते हैं भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो भीमबेटका आपको प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्रों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। भीमबेटका की गुफाएं प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारियों के लिए लोकप्रिय है। ये गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व रायसेन जिले अब्दुल्लागंज में स्थित है। इनकी खोज वर्ष 1957 से 1958 में किए थे कौन? डॉक्टर विष्णु श्रीधर बनवाकनकर द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई थी। वाकनकर द्वारा की गई थी। इन गुफाओं में प्राकृतिक लाल एवं सफेद रंगों से वन्य प्राणियों के शिकार दृश्य के अतिरिक्त हाथी, बाघ आदि के चित्र उकेरे गए हैं। लगभग 1 किलोमीटर चौड़े तथा 150 मीटर ऊंचे भीमबेटका की गुफाएं हैं। 754 गुफाएं हैं। इनमें से लगभग 500 चित्र अंकित हैं। जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को। आगे देखते हैं तो किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है? तो बुर्ज होम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मिला था। बुर्ज होम एक नवपाषाणिक स्थल है। ठीक, जो कश्मीर घाटी में श्रीनगर से 6 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। इस स्थल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। स्थानीय भाषा में बुर्ज होम को प्लेस ऑफ बीच कहा जाता है। डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा सन 1935 में इसकी खोज की गई थी। गर्ताबस गड्ढे वाले छप्पर इस स्थान के प्रमुख विशेषता है। यहाँ के लोग कृषि से परिचित थे। ठीक, आगे देखते हैं नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नर्मदा टोली का उत्खनन किया था HD समकलिया ने। ठीक, HD समकलिया ने नर्मदा टोला का उत्खनन किया था। नर्मदा टोला इंदौर से दक्षिण की ओर 600 मीटर की दूरी पर स्थित मालवा संस्कृति से संबंधित ताम्रपाषाणिक स्थल है। ठीक, इसकी अवधि है 1700 से 1200 ईसा पूर्व। इसका उत्खनन दक्कन कॉलेज यानी पूना के शोधकर्ता HD समकालिया द्वारा किया गया। यहाँ से मुख्य फसलें गेहूं, अलसी, मसूर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा यहाँ के निवासी आयताकार या वर्गाकार झोपड़ियों में रहते थे। आगे देखते हैं ताम्रपाषाण काल के महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे? तो दक्षिण से उत्तर की ओर दफनाते थे। ठीक, दक्षिण से उत्तर की ओर फर्श के नीचे दफनाते थे। आगे देखते हैं सॉरी, इसमें आंसर होगा आपका उत्तर से दक्षिण। दक्षिण से उत्तर नहीं, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। आगे देखते हैं ताम्रपाषाण काल में
महाराष्ट्र के लोग मृतक के घरों के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाते थे एवं इनकी कब्रों में मिट्टी के मटके, हांडियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। अहमदनगर के जोरबे एवं दामाबाद, पुणे जिले में सोनगांव, इनामगांव, चंदौली आदि से भी इसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, ये सभी क्षेत्र जोरबे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। जोरबा संस्कृति का काल लगभग 1400 से 700 ईसा पूर्व है। आगे देखते हैं, किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हुआ ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। ताम्र पाषाण युग या तांबा युग नवपाषाण युग के बाद प्रारंभ होता है। ताम्र पाषाण युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे के उपकरण का प्रयोग करते थे। इसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। इस काल की प्रमुख संस्कृति मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति आदि हैं। गैरिक मृत्ताभांड पात्र ओसीपी का नामकरण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हस्तिनापुर में। ठीक, गैरिक मृत्ताभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर में हुई थी। गैरिक मृत्ताभांड संस्कृति ओसीपी का नामकरण हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा में हुआ था। कब? 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व में। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर अवस्थित जोधपुर में गैरिक मृदाभांड का सबसे मोटा जमाव देखा गया है। यहाँ से काले व लाल मृदाभांड का प्रयोग करने वाले लोगों को की बस्तियों के अस्तित्व का पता चला है। आगे देखते हैं, उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में, जो कि अभी पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ वर्तमान में बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक के सांस्कृतिक इतिहास का अवशेष मिलते हैं। ठीक, यहाँ से कृषि कर्म के साथ साथ तांबा लगाए जाने वाले भी साक्ष्य मिलते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो इतना ही था। अगर आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच24 में स्वागत करते हैं। आइए आज हम इतिहास से भाग 1 प्राचीन भारत देखेंगे, जो कि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है सभी एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में देखें तो इसमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ने को मिलते हैं। उसमें से देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक है, हम आप लोग को बता देते हैं। यही टॉपिक वाइज हम आप लोग का वीडियो अपलोड करेंगे इस चैनल पे। तो देख लीजिए, फर्स्ट टॉपिक है पाषाण काल, जो आज इसका वीडियो अपलोड हो जाएगी। और दूसरा सैंधव सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध एवं जैन धर्म, महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, ये सब टॉपिक हैं जो हम प्राचीन भारत में देखेंगे। ठीक, गुप्त एवं गुप्तेश्वर युग, दक्षिण भारत में जो चोल, चालुक्य और पल्लव एवं संगम युग था। भारतीय दर्शन देखेंगे। भारत की संस्कृति, कला और उस पुस्तक के लेखक जो होंगे वो देखेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं प्राचीन भारत में फर्स्ट टॉपिक पाषाण काल को। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को शेयर, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं फर्स्ट टॉपिक पाषाण काल। ठीक, आते हैं पाषाण काल में। पाषाण काल जो कि प्राचीन भारत का फर्स्ट अध्याय है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। तो इसमें
सुमेलित करने को बोला है। तो सुमेलित करने के लिए है, देखिए, पूरा पाषाण काल की अवधि कब से कब तक थी और वही मध्य पाषाण काल की अवधि कब से कब तक थी। तो देख लेते हैं, इसमें पूरा पाषाण काल की अवधि कब से कब तक थी। तो ये हो जाएगा 20 लाख ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल की अवधि थी। आगे देखें तो मध्यकाल की अवधि कितनी थी। तो मध्यकाल की अवधि थी आपको 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक आपको मध्य पाषाण काल की अवधि थी। ठीक, नव पाषाण काल की अवधि कब से कब तक थी। तो नव पाषाण की अवधि थी आपको 2,000 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक नव पाषाण काल की अवधि थी। और उत्तर पाषाण काल की अवधि आपको थी 6,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व तक। ठीक, आगे देखते हैं और चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव सभ्यता के आरंभिक काल यानी प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। निम्न में से वह तीनों भाग के अलावा कौन नहीं है। तो देख लेते हैं। तो इसमें आपको देख लेते हैं, तो पूरा पाषाण काल जो कि आरंभिक काल प्रागैतिहासिक काल के भाग हैं, मध्य पाषाण काल भी भाग हैं, नव पाषाण काल भी भाग हैं, महापाषाण काल ये भाग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महापाषाण काल। ठीक, इसका फैक्ट देखते हैं। तो मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। महापाषाण काल है जो दक्षिण भारत में विशाल शिलाओं से निर्मित समाधियों से संबंधित है। इतिहासकारों ने महापाषाण काल का निर्धारण अवधि रखा है 1,000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी के ईसा पूर्व के मध्य तक निर्धारित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विचार करने के लिए है, जो कि इसमें देख लेते हैं इनमें से कौन कौन से हैं जो माइक्रो अथवा लघु पाषाण काल में आते हैं। तो देखते हैं पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, उसके बाद आगे मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसमें कह रहा है उपयुक्त में से किन काल को औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण काल कहते हैं। तो इसका आंसर होगा मध्य पाषाण काल के औजारों को हम माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। तो लगभग 1200 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इस काल के पाषाण औजार सामान्यतः बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण भी कहते हैं। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। मध्य पाषाण की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इस समय मनुष्य अखेटक एवं पशुपालक बने गए थे। मध्य पाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में C.N. कलाई द्वारा दिया गया था और इनको लघु पाषाण काल की खोज के साथ हुई थी। ठीक, और ये श्रीलंका में खोजा गया था। अगर देखिए तो सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राक मानव यानी होमोसेपियन से प्रजातीय रूप में भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है तो पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। आरंभिक मध्य के अत्यंत न्यूनतम काल में विश्व के अनेक भागों में अधिक विकसित मानव जाति का आविर्भाव हुआ। इसे हम पिथेकैंथ्रोपस या होमो इरेक्टस कहते हैं, जिसका अर्थ है सीधा चलने वाला कपि मानव। ठीक, आगे देखते हैं भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो भीमबेटका आपको प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्रों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। भीमबेटका की गुफाएं प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारियों के लिए लोकप्रिय है। ये गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व रायसेन जिले अब्दुल्लागंज में स्थित है। इनकी खोज वर्ष 1957 से 1958 में किए थे डॉक्टर विष्णु श्री धर बनवाकनकर द्वारा
की गई थी? किनके द्वारा? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई थी। वाकनकर द्वारा की गई थी। इन गुफाओं में प्राकृतिक लाल एवं सफेद रंगों से वन्य प्राणियों के शिकार दृश्य के अतिरिक्त हाथी, बाघ आदि के चित्र उकेरे गए हैं। लगभग 1 किलोमीटर चौड़े तथा 150 मीटर ऊंचे भीमबेटका की गुफाएं हैं। 754 गुफाएं हैं। इनमें से लगभग 500 चित्र अंकित हैं। जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को। आगे देखते हैं तो किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? तो बुर्ज होम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मिला था। बुर्ज होम एक नवपाषाणिक स्थल है, ठीक, जो कश्मीर घाटी में श्रीनगर से 6 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। इस स्थल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। स्थानीय भाषा में बुर्ज होम को प्लेस ऑफ बीच कहा जाता है। डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा सन 1935 में इसकी खोज की गई थी। गर्ताबस गड्ढे वाले छप्पर इस स्थान के प्रमुख विशेषता है। यहाँ के लोग कृषि से परिचित थे, ठीक। आगे देखते हैं नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नर्मदा टोली का उत्खनन किया था HD समकलिया ने, ठीक। HD समकलिया ने नर्मदा टोला का उत्खनन किया था। नर्मदा टोला इंदौर से दक्षिण की ओर 600 मीटर की दूरी पर स्थित मालवा संस्कृति से संबंधित ताम्रप्रसानिक स्थल है, ठीक। इसकी अवधि है 1700 से 1200 ईसा पूर्व। इसका उत्खनन दक्कन कॉलेज यानी पूना के शोधकर्ता HD समकालिया द्वारा किया गया। यहाँ से मुख्य फसलें गेहूँ, अलसी, मसूर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा यहाँ के निवासी आयताकार या वर्गाकार झोपड़ियों में रहते थे। आगे देखते हैं ताम्रपाषाण काल के महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे? तो दक्षिण से उत्तर की ओर दफनाते थे, ठीक। दक्षिण से उत्तर की ओर फर्श के नीचे दफनाते थे। आगे देखते हैं इसमें आंसर होगा आपका उत्तर से दक्षिण। दक्षिण से उत्तर नहीं, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। आगे देखते हैं ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक के घरों के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाते थे एवं इनकी कब्रों में मिट्टी के मटके, हांडियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। अहमदनगर के जोरबे एवं दायमाबाद, पुणे जिले में सोनगांव, इनामगांव, चंदौली आदि से भी इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक। ये सभी क्षेत्र जोरबे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। जोरबा संस्कृति का काल लगभग 1400 से 700 ईसा पूर्व है। आगे देखते हैं किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हुआ ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग या तांबा युग नवपाषाण युग के बाद प्रारंभ होता है। ताम्रपाषाण युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे के उपकरण का प्रयोग करते थे। इसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। इस काल की प्रमुख संस्कृति मालवा संस्कृति, जोरबे संस्कृति आदि हैं। गैरिक मृत्ता भांड पात्र OCP का नामकरण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हस्तिनापुर में, ठीक। गैरिक मृत्ता भांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर में हुई थी। गैरिक मृदाभांड संस्कृति OCP का नामकरण हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा में हुआ था। कब? 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व में। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर अवस्थित जोधपुर में गैरिक मृदाभांड का सबसे मोटा जमाव देखा गया है। यहाँ से काले व लाल मृदाभांड का प्रयोग करने वाले लोगों को
की बस्तियों का अस्तित्व का पता चला है। आगे देखते हैं, उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में, जो कि अभी पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ वर्तमान में बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक के सांस्कृतिक इतिहास का अवशेष मिलते हैं। ठीक, यहाँ से कृषि कर्म के साथ साथ तांबा लगाए जाने वाले भी साक्ष्य मिलते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो इतना ही था। अगर आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट